आज के इस क्लास में एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्या कहते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। भाई साहब एक मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस है जो कि आपके पेपर में निश्चित छप सकती है। बात करेंगे, देखिए क्वेश्चंस क्या है, तो क्वेश्चंस कहता है महमूद गोरी के आक्रमण के कारण स्वरूप और परिणामों की विवेचना करें। देखिए यहां पर मैंने आपको पहले ही बताया कि आप लोगों के जो है पढ़ाने के तौर तरीकों को थोड़ा सा मैंने बदलाव किया है कि एक प्रश्न अगर आप याद करते हो तो आपसे कई तरह के प्रश्न भी अगर पूछे जाएंगे। देखिए जैसे कि मैं यहां पर देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि महमूद गोरी के आक्रमण के कारण और परिणामों का वर्णन करें। ये दो क्वेश्चंस तो आपने देख ही लिया। आपसे अनेकों तरह से जब क्वेश्चंस इसी क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है तो आप बड़ी आराम से आंसर कर सकते हो। जैसे कि क्वेश्चंस पूछ दे कि महमूद गोरी के भारत आक्रमण के क्या कारण थे, इसके क्या परिणाम निकल कर आए, उसकी विवेचना करें। या फिर भाई साहब कह सकता है कि महमूद गोरी के भारत विजय का विस्तृत चर्चा करें। ये चार तरह से एक ही क्वेश्चंस को पूछा गया है। आपको सिर्फ एक क्वेश्चंस का आंसर याद रखना है, आपको चारों क्वेश्चंस जो है हल हो जाएगा। तो चलिए हम अब बात करते हैं इसके आंसर राइटिंग पर। भाई साहब आपने देखा कि यहां पर क्वेश्चंस का की पॉइंट क्या है, महमूद गोरी। अगर बात करें महमूद गोरी की तो ध्यान देना, महमूद गोरी का थोड़ा सा हम लोग यहां पर व्यक्तित्व का परिचय करेंगे। ठीक है, व्यक्तित्व और उसके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। तो देखिए महमूद गोरी समझने की कोशिश कीजिएगा, इतिहास है, इसे रट्टाफिकेशन वाली कोई भी चीजें नहीं होनी चाहिए, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इसे समझने की कोशिश करो। देखो महमूद गोरी जो था, महमूद गोरी की अगर बात कर लिया जाए तो यह एक महत्वाकांक्षी शासक था, बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था, जिसको थोड़े से भी संतुष्ट नहीं, मतलब कोई भी चीज इसे कम प्राप्त होता था उससे इसको संतुष्टि नहीं मिलती थी। वह हमेशा चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को क्या किया जाए तो अपने अंदर लिया जाए। और वह जानता था कि भारत देश जो है एक बहुत ही धनी और संपन्न देश है। अगर वह क्या करता है तो भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर लेता है, क्या करता है वह अपना साम्राज्य भारत में स्थापित कर लेता है, तो कहीं ना कहीं जो है वह भारत में अपनी सियासत को बनाने का जो है अब मन बना लेता है और वह भारत को अपने आधिपत्य में कायम करना चाहता है, जिससे उसे क्या मिल सके, तो भारत तो ऑलरेडी जो है सुखी संपन्न और काफी धनी देश था, उसे काफी ज्यादा यहां से धन की प्राप्ति होती। इसी लालसा से वह क्या करता है तो भारत पर आक्रमण करता है। इसके और भी कुछ उद्देश्य थे, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले यहां पर आप देख लीजिए कि सिकंदर लोदी जो थे, ठीक है, यहां पर थोड़ा सा मिसटाइपिंग हो गया, ठीक है, यहां पर सिकंदर लोदी नहीं भाई साहब महमूद गोरी कर लेना, क्या कर लेना, महमूद गोरी कर लेना। अब महमूद गोरी के जीवन परिचय के बारे में जान लीजिए। तो देखिए महमूद गोरी का अगर बात कर लिया जाए, इसका पूरा नाम क्या था, तो इसका जो पूरा नाम था वह शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी था। क्या नाम था, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी था। इसका उपनाम यह था क्या, मोहम्मद गोरी। इसका जन्म कब हुआ था, तो इसका जन्म जो है 1149 ईस्वी में गौर नामक स्थान पर जो कि अफगानिस्तान में है। कहां पर, गौर नामक स्थान पर जो कि अफगानिस्तान में है, वहां पर इसका जन्म हुआ था। इसके पिता का क्या नाम था, तो इसके पिता का नाम था बहालुद्दीन शाम प्रथम। याद रखिएगा मोहम्मद गौरी के पिता का नाम क्या था, तो बहालुद्दीन शाम प्रथम। और इसकी शासन अवधि की बात कर लिया जाए तो इन्होंने 2 बार शासन किया, ठीक है, जैसे कि क्या, तो 1173 से लेकर 1202 तक और फिर 1202 से लेकर 1206 तक जो है यह एकल शासक बनकर रह गया। ठीक है, अगर बात कर ले इसके धर्म की तो भाई साहब इसका धर्म जो था यह इस्लाम धर्म था, मुस्लिम थे। और इसका जो निधन होता है, इसका निधन कब होता है, 15 मार्च 1206 को इसका निधन हो जाता है। अब आइए बात करते हैं कि आखिर भारत पर इसके आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था, आखिर इन्होंने भारत पर आक्रमण क्यों किया, इसके क्या कारण थे। तो देखिए मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है कि गौरी जो था, मोहम्मद गौरी, यह बहुत ही महत्वाकांक्षी और धर्मांध शासक था। कहने का मतलब इसे काफी ज्यादा धन की लालसा थी, यह चाहता था कि हमारे पास पर्याप्त धन हो और इसी लेकर जो है भारत पर उसने आक्रमण का क्या किया, तो प्लान बनाया और उसने भारत पर आक्रमण किया। उसने क्या किया, तो सबसे पहले अपने साम्राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए भारत पर आक्रमण किया था। दूसरा, मुल्तान पर अपना क्या कहते हैं प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन्होंने क्या किया, तो भारत पर आक्रमण किया। भारत से यह क्या करना चाहता था, तो अतुल धनराशि प्राप्त करना चाहता था, मतलब काफी ज्यादा भारत, क्योंकि सुखी संपन्न राष्ट्र था, भारत में धनों की कमी नहीं थी, इसलिए इन्होंने जो है भारत से धन लूटने का प्लान बनाकर यहां से काफी ज्यादा धन लूटने के उद्देश्य से भारत पर क्या किया, आक्रमण किया। आगे भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना तथा मूर्ति पूजा का विनाश करना भी इसका एक मुख्य कारण था, जिसके कारण यह क्या किया, तो भारत पर आक्रमण किया। आगे जो था कुछ और भी कारण और कुछ और भी उद्देश्य थे इसके, वह था मध्य एशिया में अपने शत्रु ख्वारिज्म के शासन का अंत करने के लिए इन्होंने क्या किया, तो सुदृढ़ भारतीय साम्राज्य की स्थापना करना शुरू कर दिया। ठीक है, आगे अगला उद्देश्य था महमूद गजनबी के अंतिम उत्तराधिकारी मालिक खुसरो को क्या करना, तो समाप्त करना। ठीक है, यह कुल उद्देश्य जो था यह
यह क्या कहते हैं मोहम्मद गौरी का भारत आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था, मुख्य कारण था। अब बात करते हैं हम लोग कि मोहम्मद गौरी जो था इसके आक्रमण का स्वरूप क्या क्या है, यानी कि इन्होंने जो है भारत पर आक्रमण किया तो इसे किन किन दौरों से गुजरना पड़ा। तो सबसे पहले देखिए मोहम्मद गौरी ने जो है भारत पर 1175 से लेकर 1205 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया, तो काफी ज्यादा आक्रमण किया, अनेकों अनेकों जगहों पर आक्रमण किया, जिसमें सबसे पहला था क्या, मुल्तान एवं कच्छ पर इसकी विजय। बात कर लेते हैं मुल्तान एवं कच्छ की, तो ध्यान दीजिएगा, देखो 1175 ईस्वी में जो है मोहम्मद गौरी ने क्या किया, तो मुल्तान पर आक्रमण किया। याद रखिएगा मोहम्मद गौरी के द्वारा मुल्तान पर कब आक्रमण किया गया, तो 1175 ईस्वी में। और फिर उसने क्या किया, तो भाग्य के भरोसे जो है, भाग्य के धनी होने के कारण जो है उसे बड़ी सरलता से मुल्तान पर क्या मिल गया, तो विजय मिल गया, उन्होंने मुल्तान पर अधिकार कर लिया। इसके बाद जस्ट एक साल बाद क्या करता है, 1176 ईस्वी में इन्होंने कच्छ के दुर्ग पर भी क्या किया, इन्होंने आक्रमण कर दिया। और आक्रमण से उन्होंने क्या किया, तो आक्रमण उसने कच्छ के भट्टी राजा की रानी के पास जो है इन्होंने एक संदेश भेजा। देखो यहां पर इन्होंने बड़ी चाल खेली थी, और वह चाल क्या था, जरा ध्यान रखिएगा। देखिए इसको मुल्तान पर तो इसे बड़ी आराम से विजय मिल गई, ठीक है, इन्होंने मुल्तान को अपने अधिकार में बड़ी आराम से कर लिया। लेकिन इसने कच्छ को अपने क्या कहते हैं अपने अंदर करने के लिए, कच्छ पर विजय प्राप्त करने के लिए इन्होंने एक चाल रचा, और कच्छ के जो भट्टी राजा थे उसके पत्नी को इन्होंने क्या किया, एक मैसेज भेजा, यानी कि संदेश भेजा, और उसके पत्नी को कहा कि अगर वह इस युद्ध में मेरा समर्थन करती है, मेरा साथ देती है, तो वह उसको क्या करेगी, रानी बना लेगी, अपनी पटनारी बना लेगी, ठीक है। अब देखो इस प्रलोभन में वह क्या करती है, कच्छ की भट्टी राजा की जो रानी थी वह क्या करती है, तो यह किसका साथ दे देती है, मोहम्मद गौरी का साथ देती है, और वह अपने पति से विश्वासघात कर लेती है। इसका फायदा उठाकर जो है मोहम्मद गौरी क्या करता है, तो मोहम्मद गौरी जो है उसको क्या करता है, परास्त कर देता है। समझ गए। अब बात है कि उन्होंने तो ये युद्ध तो जीत लिया। अब यहां पर देखिए क्या कहते हैं, मोहम्मद गौरी की एक और रणनीति यहां पर ध्यान दीजिएगा। देखो उन्होंने कच्छ पर विजय तो प्राप्त कर लिया, वहां के राजाओं को तो जीत लिया इसने, लेकिन जैसे ही ये जीत जाता है तो भाई साहब देखिए बहुत ही कहावत सही है कि अगर आप किसी के साथ धोखा करते हो तो आपके साथ भी धोखा हो सकता है। और वहां की जो रानी थी, ठीक है, वहां की रानी जिसे प्रलोभन दिया गया था गौरी के द्वारा कि मैं तुमको क्या करूंगा, रानी बना लूंगा, भाई साहब अब उसके साथ विश्वासघात किसने किया, मोहम्मद गौरी ने, और उसे क्या किया, तो धोखा दे दिया, ठीक है, और उसको क्या किया, तो उसको बंदी बना लिया, ठीक है। और बंदी बनाने के बाद क्या किया, तो बंदी बनाने के जस्ट बाद जो है उसके ही बेटी से क्या किया, तो मोहम्मद गौरी ने क्या किया, विवाह कर लिया, ठीक है। ये चीजें आपको याद होगी। अब आगे बात करेंगे। अब दूसरा देखना, जो दूसरा आक्रमण था इनका वह कहां था, तो गुजरात की आबू पर्वत, और इसके बाद है क्या कहते हैं, अनहिलवाड़ा पर आक्रमण। गुजरात देखो यहां पर इन्हें मुंह की खानी पड़ी थी, ठीक है, यहां इन दोनों जगहों पर जो है इन्हें काफी ज्यादा क्या कहते हैं परेशानियों का सामना करना पड़ा और पराजित भी हो गए थे। बात कर लीजिए गुजरात के आबू पर्वत की, तो गुजरात में जो है उस समय यहां का जो शासक था, यहां का जो राजा था वह कौन था, मूलराज था। और जब 1178 ईस्वी में जो है 1178 ईस्वी में गौरी के द्वारा जब यहां पर आक्रमण किया गया, तो यहां पर आक्रमण के दौरान जो है गौरी को क्या करना पड़ा, तो हार का सामना करना पड़ा, पराजय हो गए। इसके बाद जैसे यहां से पराजय हो जाता है, मूलराज से प्राप्त हार के बाद जो है इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने अब क्या कहते हैं अहिलवाड़ा पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। अब अनिलवाड़ा की बात कर लिया जाए तो यहां इस समय शासक कौन थे, भीमदेव थे। अब भीमदेव भी बहुत ही साहसी शासक था, बहुत ही वीर शासक था। उसने भी क्या किया, तो मोहम्मद गौरी की वीरता पूर्वक उसका सामना किया, और सामना करने के बाद जो है यहां भी क्या किया, तो अहिलवाड़ा क्या कहते हैं अनिलवाड़ा में भी क्या किया, तो गौरी को हार का सामना करना पड़ा और गौरी वहां भी हार जाता है, ठीक है। और वह अपने देश से क्या करता है, अब भारत से मोहम्मद गौरी को क्या करता है, भगा देता है। और भगाने के बाद ही उन्होंने क्या किया, तो बहुत सारे ऐसे सैनिक थे गौरी के जिसको क्या किया, तो क्या कहते हैं भीमदेव ने अपने बंदी बना लिया, ठीक है, अपने अंदर जो है क्या कहते हैं उस पर क्या कहते हैं उसको कैदी बनाकर रख लिया, उसको कैद करके रख लिया। आगे बात करेंगे तीसरा जो है, तीसरा है वह कि पेशावर तथा पंजाब पर विजय। अब देखो यहां पर हार के बाद इन्होंने दम नहीं तोड़ा, ठीक है, इन्होंने बिल्कुल भी एकदम डटकर सामना किया, क्योंकि इसे भारत पर आक्रमण करना था, भारत से इसे धन लूट कर ले जाना था। हार मिली, लेकिन फिर इसने क्या किया, तो फिर इसने आक्रमण किया। अब इसकी बार जो आक्रमण है वह कहां पर, तो पेशेवर और पंजाब में किया। गुजरात में पराजित होने के बाद 1180 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने क्या किया, तो पेशावर पर आक्रमण किया। पेशावर पर जहां पर उसे सफलता मिल गई और पेशावर पर उसने अपना अधिकार कर लिया। ठीक 5 साल बाद जो है मोहम्मद गौरी ने क्या किया, तो लाहौर पर आक्रमण किया। 1880 ईस्वी में कहां पर आक्रमण किया था, तो गुजरात में पराजय होने के बाद जो है इन्होंने पेशावर पर आक्रमण किया, वहां पर जीत जैसे ही मिल जाती है। अब क्या करता है यह, तो अब जाकर के यह 1885 ईस्वी में लाहौर पर आक्रमण कर लेता है। इस समय जो है लाहौर के शासक जो होते हैं या कौन होते हैं, तो खुसरो होते हैं, और खुसरो को यह क्या करता है, तो छल पूर्वक बंदी बना लेता है। इस प्रकार उसने पंजाब पर भी अपना पूर्ण आधिपत्य जो है काम कर
लेता है और अपने साम्राज्य को और भी बढ़ा देता है। इस तरह वह पेशेवर और पंजाब पर जो है विजय प्राप्त कर लिया। आगे बात करेंगे, यह देखिए यह दोनों युद्ध जो है, यह तराइन का जो प्रथम युद्ध था और तराइन का जो द्वितीय युद्ध था, इसके जीवन लीला की जो है सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध थी। बात कर ली जाए तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था, पूछ लिया जा सकता है, देखो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तराइन का युद्ध जो है यह गौरी और किसके बीच, तो पृथ्वीराज चौहान के बीच, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है। देखिए समझिएगा यहां पर कि पंजाब के विजय के पश्चात जो है गौरी रुकता नहीं है। गौरी जो है, क्योंकि इसे क्या होती है, तो धन की लालच होती है और यह दिल्ली के अजमेर राज्य पर क्या करता है, आक्रमण करने का विचार करता है, आक्रमण करने का सोचता है। जिस समय मोहम्मद गौरी ने दिल्ली अजमेर पर आक्रमण करने के बारे में सोचा, उस समय जो है चौहान वंश का शासक जो है यहां पर पृथ्वीराज चौहान था, ठीक है। वहां पर शासक कौन था अजमेर का, तो चौहान वंश का शासक जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान, वह यहां का शासक था। उसने महमूद गौरी का सामना करने के लिए क्या किया, देखो जैसे, क्योंकि अब इसे पृथ्वीराज चौहान को भनक लग जाती है कि गौरी का जो है अब नजर हमारे दिल्ली के अजमेर पर है। इसने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान ने अब राजपूतों की सैनिकों का संघ बनाना शुरू कर दिया और उस संघ को भिड़ा दिया 1191 ईस्वी में। कितने ईस्वी में, 1191 ईस्वी में। थानेश्वर से 14 मील दूर एक तराइन नामक स्थान है, जहां पर महमूद गौरी की सेना और राजपूती सेना जो कि पृथ्वीराज चौहान की सेना थी, उसके बीच जो है घमासान युद्ध होता है। और इस युद्ध में क्या होता है, तो राजपूतों की वीरता को देखकर गौरी की सैनिक जो है, ठीक है, गौरी के सैनिक के होश उड़ जाते हैं और क्या होता है, तो गौरी जो है यहां से पराजित होकर फिर क्या होता है, तो भाग जाता है। लेकिन फिर भी अभी भी नहीं रुकता मोहम्मद गौरी, अब फिर से वह युद्ध की रणनीति बनाता है और तराइन में ही यह दूसरी बार युद्ध करता है, ठीक एक साल बाद 1192 ईस्वी में। कितना ईस्वी में, 1192 ईस्वी में। इस बार जो है इसने पूरी तैयारी के साथ युद्ध लड़ा और 1192 ईस्वी में इन्होंने 1 लाख से अधिक योद्धाओं के साथ पुनः तराइन के युद्ध में, तराइन के मैदान में उतर गया और पृथ्वीराज चौहान के साथ इन्होंने काफी बलपूर्वक युद्ध किया, ठीक है। और युद्ध के दौरान क्या होता है, तो राजपूतों की जो सेना थी, जो कि पृथ्वीराज चौहान की सेना थी, उसे क्या किया, तो उसे हरा देता है। और हराने के बाद जो है इन्होंने क्या किया, तो मोहम्मद गौरी ने यहां जैसे ही विजय प्राप्त करता है, तो इसका जो है भारत में कहा जाए तो एक तरीके से भाग्य बदल जाता है, ठीक है। इस युद्ध के परिणाम से भारत के भाग्य जो है बदल जाते हैं और भारत में एक नवीन विदेशी मुस्लिम शासक की साम्राज्य जो है यह स्थापित हो जाती है। अब देखना यहां पर इस तरीके से जो है भारत पर क्या किया, मोहम्मद गौरी ने अपना आधिपत्य कायम कर लिया, क्योंकि दिल्ली जब जीत लिया गया तो इसका आधिपत्य अब कहां हो गया, तो भारत पर हो गया। अब बात कर लिया जाए कि इसके परिणाम क्या क्या निकल कर आते हैं। गौरी ने जो आक्रमण किया भारत पर, इसका परिणाम क्या क्या आया, तो परिणाम यह आया कि दिल्ली और अजमेर पर जो है मोहम्मद गौरी का अधिकार हो गया। दूसरा परिणाम यह आया कि उत्तर भारत पर पहली बार किसी मुसलमान शासक ने अपनी सत्ता को कायम करी, जो कि क्या कहा जाए तो यह संपूर्ण विस्तृत भारत में क्या हो गया, तो फैल गया। बात कर लिया जाए कि भारत को आक्रमण से क्या हुआ, तो काफी ज्यादा धन की, क्योंकि वह धन के लोभ से ही आया था और जैसे ही यह अपना आधिपत्य कायम कर लेता है, यह काफी ज्यादा धन लूटकर यहां से ले जाता है, तो भारत को क्या होता है, तो अपार धन की हानि हो जाती है। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान को भी इसने क्या किया, तो मृत्युदंड दे देता है, ठीक है। आगे बात करें तो इसका परिणाम और भी निकल कर आता है कि भारत में किसी भी शासक में मोहम्मद गौरी से टकराने की बिल्कुल भी साहस नहीं होती थी, क्योंकि इसके पास सेना भी काफी ज्यादा था और क्या था, तो यह काफी एकदम साहसी शासक था, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यह कुल परिणाम निकल कर आता है किसके, तो मोहम्मद गौरी के भारत आक्रमण का। तो कुल मिलाकर यह संपूर्ण जानकारी जो थी आपके इस प्रश्न से संबंधित थी। अगर यह जानकारी आपको हेल्पफुल लगती है तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है, चैनल को, अपने इस परिवार को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना हर एक क्लासेस के लिए। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके, एक प्यारा सा कमेंट करके बताना कि आपको क्लासेस कैसी लगी। अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगती है तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।